अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइबर क्राफ्ट एकेडमी। ये हमारी सी प्लस प्लस की प्ले लिस्ट की पहली वीडियो है और हम इस प्ले लिस्ट में सी प्लस प्लस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। तो आज की इस पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, ये किस तरह इवॉल्व हुई, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या थी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या थी और इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, और फिर हम इससे आगे जाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे आई, जो कि बेसिकली सी प्लस प्लस की एक प्रॉपर्टी है। तो सी प्लस प्लस समझने के लिए ये वाली वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक्स फ्राहम कर रही है कि सी प्लस प्लस कैसे इवॉल्व हुई। और उस सी प्लस प्लस को समझने के लिए ये समझना लाजमी है कि पिछली लैंग्वेज के अंदर क्या ड्रॉबैक थे, तो हमने क्या चीज़ ऐड करके सी प्लस प्लस की तरफ पहुँचे हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में अगर हमने ये बताना है, फॉर एग्जांपल के 2 को 2 में ऐड कर दें, हम कंप्यूटर को इस तरह नहीं कह सकते जिस तरह हम आपस में बात करते हैं कि फ़लाँ को फ़लाँ में ऐड कर दें। हमने कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट करना है। इससे हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, और यही प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का नाम। तो इस चीज़ को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती हैं उसकी टाइप बन गई हैं। 2 मेन टाइप्स हैं, एक है हाई लेवल लैंग्वेज और ह्यूमन फ्रेंडली। दूसरी मेन टाइप है लो लेवल लैंग्वेज और मशीन फ्रेंडली। जिस तरह इनके नाम से पता चल रहा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, ये ह्यूमंस के लिए ऑपरेट करना इजी होती हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो ह्यूमंस के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन मशीन जो कंप्यूटर होता है उसके लिए इजी होती हैं। वो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन थोड़ी जल्दी प्रोसेस करता है, और वो लैंग्वेजेस थोड़ी ज़्यादा जल्दी टास्क परफॉर्म करती हैं। एग्जांपल हम देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में आ गई एग्जांपल पाइथन, रूबी, ये रिलेटिवली इजी लैंग्वेज है ह्यूमन के लिए। और जो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है या लो लेवल, इसमें जो अब हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस आ गई, और इसके अलावा बहुत सारी और, ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस का ये एक बेनिफिट है कि इसको आप इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मशीन फ्रेंडली है तो कंप्यूटर जल्दी परफॉर्म करता है जो भी टास्क इसे आप देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सी प्लस प्लस के ज़रिए आप हार्डवेयर को बहुत ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है इसका हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ये हो गई प्रोग्रामिंग। अब जो अर्ली लैंग्वेज थी उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये था कि हम जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, वो स्टेप बाय स्टेप करते थे। फॉर एग्जांपल हम उन्हें बताते थे कि आपने एक इनपुट लेना है, उसमें 2 ऐड करना है, 6 पे डिवाइड करना है और आउटपुट लेना है। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ प्रोग्राम्स होते थे जो कि बहुत बड़े होते थे, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स होती थी। तो उसका मसला ये था कि अगर आप किसी इनिशियल स्टेप पे मिस्टेक हो गई किसी कोड में, किसी लाइन में, तो आपको पूरा कोड आपको दोबारा लिखना पड़ता था, प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था। तो इसके निजात हासिल करने के लिए, इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस को हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस ये होता है कि हर फंक्शन का अपना एक पर्पस होता है, पर्पस एंड इट्स ओन डिस्टिंक्ट इंटरफेस। इससे क्या मुराद है? मतलब जो भी हम फंक्शन रखते थे एक ख़ास इंस्ट्रक्शंस का, उसका एक पर्पस होता था। जैसे ऊपर एग्जांपल दी गई है ना, अब इसका एक पर्पस था कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता था। अब इसको हमने एक अलग फंक्शन में रख दिया। इसी तरह इससे रिलेटेड अगर हमने आगे किसी स्टेप में अलजबरा के ऑपरेशंस करने थे, उन्हें हमने एक अलग फंक्शन में रख दिया। तो इस तरह हमारे लिए इजी हो गया कोडिंग करना। और इस किस्म की कोडिंग को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। किस चीज़ का? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग।
ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले की टाइप है और ये सी प्लस प्लस से पहले की जो लैंग्वेज हैं उनके अंदर पाई जाती है। अब इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? एक इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी ना, वो एक थी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ये प्रॉब्लम्स क्या थी? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ये थी कि इसमें क्योंकि हम फंक्शंस बनाते थे, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेटा आराम से एक्सेस कर सकता था। कोई भी प्रोग्रामर उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकता था और उनमें से अगर एक का भी डेटा चेंज हो जाता तो नीचे जो सारे उससे रिलेटेड फंक्शंस थे सबको चेंज करना पड़ता था, जो कि बहुत टाइम टेकिंग भी था, कॉस्टली भी था। अब इसकी एक जो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी ना, उनके अंदर टू टाइप्स ऑफ डेटा था। एक हिडन डेटा जो खाली एक फंक्शन के अंदर होता था और खाली फंक्शन उसे एक्सेस कर सकता था। एक था ग्लोबल डेटा जिसे सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। उसमें ये है कि आप जनरल स्टोर की एग्जांपल ले लें जिसके अंदर बेसिक स्टफ़ पड़ा होता है खाने पीने का। अब ये उसकी इन्वेंट्री का फंक्शन है, ये है ग्लोबल डेटा। उस स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ पड़ी है ऑल ओवर, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड एंड बटर बिस्किट्स हो गए, बटर एंड ऑयल की कोई कुकीज़ हो गई। ठीक, अब वो सारा कुछ इन्वेंट्री में पड़ा है। अब नीचे कुछ फंक्शन है, एच डी फंक्शन मतलब ह्यूज डिमांड। अब इस फंक्शन में उन्होंने वो चीज़ें रखी हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर की फॉर एग्जांपल डिमांड ज़्यादा है। लेस डिमांड जो सिर्फ ब्रेड है उसकी डिमांड लेस है। नो का मतलब है जो कि मज़ीद नहीं चाहिए, जिनकी डिमांड नहीं है, जैसे बटर एंड ऑयल हो गया। अब जो कंपनी है वो चाहती है कि जो ऑयल है ना उसको स्टॉप कर दिया जाए, बटर एंड ऑयल को। अब प्रॉब्लम ये थी क्योंकि इस पर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती थी। ठीक है, फंक्शन आराम से एक्सेस कर सकते थे एक दूसरे के डेटा को। अब इन्वेंट्री में से बटर एंड ऑयल को रिमूव कर दिया जाता है। अब बटर इन्वेंट्री उसकी जो बेसिक डेटा था इन्वेंट्री के अंदर था, वहाँ से बटर रिमूव हो गया, तो वो ह्यूज डिमांड और लेस डिमांड जिसमें बटर कुकीज़ और ब्रेड एंड बटर बिस्किट्स आ रहे थे, उधर से भी बटर रिमूव हो जाएगा। उसका प्रॉब्लम ये होगा कि क्योंकि हमने खाली रिमूव इससे करना था नो डिमांड वाली से, हमने क्योंकि इन्वेंट्री से रिमूव कर दिया तो वो नीचे जितने भी जगह से बटर था रिमूव हो गया। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह जो बड़ी कोडिंग्स होती थी, बड़े प्रोग्राम होते थे, जो भी प्रोग्रामर्स करते थे, उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का यही प्रॉब्लम था कि एक चीज़ को गलती से रिमूव करने से सारा कुछ रिमूव हो जाता था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के, कोई भी फंक्शन की डेटा को एक्सेस कर सकता था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। वो क्या चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल थी ब्रेड एंड बटर की, लेकिन जो प्रोग्रामिंग होती है वो रियल वर्ल्ड की जाती है। मतलब आपने गेम बनानी है, उसके अंदर कार्स रखनी है, उसके अंदर कोई भी चीज़ रखनी है, वो एक जो सही दुनिया के अंदर पाई जाती है चीज़ रियल वर्ल्ड की आइटम्स होंगी। प्रोग्रामिंग जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, इस तरह की चीज़ें हम नहीं थे कर सकते रियल वर्ल्ड के अंदर। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग मुश्किल से करते थे। वो किस तरह करते थे वो अब हम डिटेल से बयान करते हैं। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर वो थी रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। वो क्या है? रियल वर्ल्ड मॉडलिंग से मुराद ये है कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं रियल वर्ल्ड थिंग्स की, जैसे कार्स एंड हो गई, ह्यूमंस हो गई। अब इसके अंदर क्या चीज़ है? अब कार्स एंड ह्यूमंस हो गई डेटा। अब फंक्शन जो होते हैं बेसिकली फ़ीचर्स होते हैं। अब हम कार्स का फ़ीचर होता है इसकी कितनी हॉर्स पावर है, इस कार के कितने डोर्स हैं। ह्यूमंस का हो गई आई कलर हो गया, इस तरह हेयर कलर हो गया। इस तरह की चीज़ें हम होती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। अब मसला ये था कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से हम ये नहीं थे कर सकते रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, क्योंकि दो मेन चीज़ होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर होती हैं। एक होती हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, दूसरा होता है बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स बेसिकली होता है डेटा, नुमेरिक डेटा किसी भी चीज़ का, जैसे हॉर्स पावर हो गई कितनी हो गई, डोर्स हो गए कितने हो गए। और बिहेवियर होता है कोई भी रिस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कार है, हम इसके ऊपर ब्रेक से अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कार स्टॉप हो जाएगी, ये बिहेवियर है। लेकिन अब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से इस तरह के फंक्शंस नहीं थे कर सकते, क्योंकि हमने फंक्शंस अलग रखे हुए थे और डेटा अलग रखा हुआ था। तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फील किया गया वो ये था, सेपरेट डेटा एंड
फंक्शंस एंट्री, उसके अंदर डेटा और फंक्शन की जो एंट्री थी वो सेपरेट थी। अब एक ही प्रोग्राम में उसके अंदर ह्यूमंस की अलग एंट्री की जाए, उसकी आई कलर की अलग एंट्री की जाए, ग्लोबल डेटा अलग रखा जाए, फंक्शंस अलग रखा जाए, और उसके बाद उनके अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी हो, मतलब कोई भी उस फंक्शन को एक्सेस करके चेंज हो सकता है, गलती से चेंज हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स थे, और इससे निकलने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाई गई। अब हम आगे इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है।